सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो हमने लास्ट क्लास कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। सो इन दिस क्लास भी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ आपको समझाने के लिए। सिंस दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे न्यूमेरिकल से डील करना पड़ता है। सो हमें थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, पर आने वाले चैप्टर्स ईजी होने वाले हैं आपके, स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो विल स्टार्ट विद दिस अनदर क्वेश्चन। ठीक है, आपको देके रखा है फॉर 2a + b आपका प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, देन कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल अलोन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए आपका डबल हो रहा है, सिर्फ आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, मतलब दोनों डबल हो रहे हैं, तो आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है और फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहला चीज आप रेट ऑफ द आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो। ठीक है, आप इसको देखो, एक्स वाई मानो और उसका रेट एक्सप्रेशन लिख लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आर ओ आर लिखा, हम इस आर ओ आर को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, मैंने पहले क्लासेस में बताया। तो हमने क्या किया, के लेट इट बी ए टू द पावर एक्स मान लिया, इसको बी टू द पावर वाई मान लिया, क्योंकि हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं ले सकते, क्योंकि गुल्डबर्ग वेग लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, हर इक्वेशंस के लिए फॉलो नहीं होता है। हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे क्यों फॉलो नहीं होता है, कैसे फॉलो नहीं होता है, कब फॉलो होगा, पर अभी आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। आप एक्स और वाई लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपको देखिए, व्हेन फर्स्ट केस हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट केस हमारा दे रखा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल्ड अलोन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल अलोन, मतलब सिर्फ ए का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ रहा है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो सिंपल आपने रेट ऑफ रिएक्शन, जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन था वो लिख दिया यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, नाउ आपका क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 टाइम्स जब कंसंट्रेशन आपका ए का दो गुना हो रहा है। तो जब ये डबल हो रहा है, 2a लिखा आपने यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन 2r लिख दिया, और b को हमने टच नहीं किया, b को एज इट इज लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, नाउ द सेकेंड केस, when the concentration of both A and B doubled, मतलब जब दोनों का कंसंट्रेशन डबल हो जा रहा है। ठीक है, जब दोनों का कंसंट्रेशन डबल हो जा रहा है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम बढ़ जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन आप 8r लिख दोगे, दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे, 2A 2B। ठीक है, आपके पास A B मतलब 1 2 3 3 इक्वेशंस आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करते करते ही आपका पूरा आंसर निकल आएगा। कैसे करना है मैं आपको एक बार ट्रिक बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके खुद करिएगा, खुद ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सो क्या करना है आपको, फर्स्ट आपकी जो सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। थोड़ा अब जो हमने यहाँ तक जो हमने समझनी थी, हमने केमिस्ट्री समझ ली, यहाँ तक हमने इक्वेशन बना ली, हमने केमिस्ट्री समझ ली। अब जो आगे चीज होने वाली है, हम वहां पे सिर्फ सॉल्व करेंगे, वो मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देख लिया आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, r, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2r। तो आप खुद दिमाग लगेगा किसको किससे डिवाइड करना ज्यादा आपके लिए इजी होगा, कैसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर आप देखो यहाँ पे 2r है, इसको अगर इससे डिवाइड कर रहे हो तो आपका 2 ऊपर आ जाएगा, अगर इसको इससे डिवाइड कर रहे हो तो आपका डिनोमिनेटर 1/2 हो जाएगा। तो कर तो सकते हो कैलकुलेशन, बट इट विल बिकम थोड़ा सा आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ और क्या करो, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो भी बताएंगे, इससे हम वैल्यूज निकालेंगे। तो हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन थी 2r के a 2ax by k a to the power x b to the power y। नाउ यहां से r कैंसिल हो गया, k और k आपका कैंसिल हो गया, आपका a to the power x a to the power x भी कैंसिल हो गया, b to the power y b to the power y भी कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा, 2 to the power x बचा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका 2 to the power x a to the power कंसंट्रेशन ऑफ, ये आपका x है, ऐसा ही तो है। ठीक है, तो आपका 2 to the power x बचा। यहां पर 2 to the power क्या है, आपका 1 है, 2 to the power 1 होगा तभी तो आपका ये 2 है, तभी तो ये 2 है। मतलब अगर आप 2 के पावर 1 लगा दोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब उसके ऊपर 1 की वैल्यू है, मतलब उसको 1 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, 2 ही होगा, है ना। तो इसका मतलब जब इसके डिनोमिनेटर्स, जब इसके बेस सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर को इक्वेट कर देते हैं वैल्यू को पाने के लिए। तो यहाँ पर x था, तो हम क्या करेंगे, x = 1। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। अब आपको दूसरी इक्वेशन में भी दिमाग लगाना है, एकदम सिंपल दिमाग लगाइए और आपका कैलकुलेशन एकदम फटफट से होगा।
तो आपने ये देखिए आपका 8 आर है, यहाँ पर आपका सिंपल आर है, तो फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना ज़्यादा इजी रहेगा। 8 आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, आपको जितनी इजी कैलकुलेशन करनी हो वो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं सिखा रही हूँ ऐसा, ठीक है। नाउ आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। आपने 8r k 2a x टू द पावर x 2b टू द पावर y, आपका r का इक्वेशन लिख दिया। यहाँ से आपका r कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो गया, a टू द पावर x कैंसिल हो गया, b टू द पावर y टू द पावर y कैंसिल हो गया। बट यहाँ पे क्या बचा, b टू द पावर x तो a टू द पावर x और b टू द पावर y तो कैंसिल हो गया, बट क्या बचा 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर y आपका बचा हुआ है। तो यहाँ पर 8 लिखा, 2 टू द पावर x 2 टू द पावर y। आपको पता है जब हमारे मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर a और b है, आज का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन में अगर ये है बेस सेम है, पावर आपके ऐड हो जाते हैं। आप 2 ले लोगे और a प्लस b कर दोगे, पावर ऐड हो जाते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा, बहुत क्लास 8-9 की बातें हैं ये, ठीक है। तो आपने 8 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x प्लस y हो गया। अब अगेन 2 के ऊपर कितना पावर लगाओगे जो 8 आएगा, 3 पावर लगाओगे तो 8 आ जाएगा। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आपका 8 आ रहा है, तो 2 के ऊपर पावर आप 3 लगा दो, 3 लगा दो। अगेन आपका बेस सेम है 2 2, तो आपके पावर इक्वेट कर दोगे आप, 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। आपको x की वैल्यू पता है 1, आपने 1 रख दी यहाँ पर 3 पुट किया, या y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। क्या आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई y की वैल्यू। अब आपकी x की वैल्यू भी आ गई और आपकी y की वैल्यू भी आ चुकी है। आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, आपको पूछा था राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। आपका इक्वेशन, आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था, आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन था k इज इक्वल टू 8 टू द पावर x b टू द पावर y। x की पावर 1 है, b की पावर 2 है, तो हमने लिख दिया, हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इनकी पावर को ऐड कर दो, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है x प्लस वाई। इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम n से भी डिनोट करते हैं, तो हमने x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका 3। इस तरह से ये सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये एक और एग्जाम्पल है जहां पर आपका C भी ले रखा है हमने, कंसंट्रेशन A प्लस 2B प्लस 4C इज गिव्स प्रोडक्ट। यहां पर हमने 3 का केस ले रखा है, आप 3 इक्वेशन बना लेना, ठीक है। मैं आप इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूं, आप खुद से ट्राई करना, मैं बस क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ क्या पूछ के रखा है इसमें, ठीक है। इसमें पूछा होके रखा है व्हेन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल। यहाँ पे क्या बोला है आपको, वॉल्यूम कंटेनर का डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है 8 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है 8 टाइम, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। आपको पता है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू n बाई वी, ठीक है। v का मतलब क्या होगा, v इज इक्वल्स टू n बाई सी। वॉल्यूम अगर आपका डबल हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डबल हो रहा है, मतलब क्या, वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो आपका कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा, आप इसको पुट कर दो, c इज इक्वल्स टू n। वॉल्यूम आपका डबल हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन आपका आधा होगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जा रहा है डिनोमिनेटर में। तो जब भी आप कंसंट्रेशन लिखोगे उसको डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, तो आपका वॉल्यूम डबल हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है। आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, हमको पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू n बाई वी होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम डबल हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे c इज इक्वल्स टू n 2v लिख दोगे, ये आपका कंसंट्रेशन है और ये डिवाइड बाई 2, तो जो भी आपका कंसंट्रेशन टर्म है उसको डिवाइड कर दोगे 2 से। सो वॉल्यूम डबल हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन आधा हो रहा है, ठीक है। सो ये आपको बोल के रखा है व्हेन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिक्रीजेस 8 टाइम डिक्रीज कर रहा है। ये सारी चीजें हमको एक्सपेरिमेंट से पता चलेंगी, कोई तरीका नहीं है इसको और फाइंड करने का। एक्सपेरिमेंट करो, रिजल्ट आओ। किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये सब रिजल्ट निकाले होंगे, हमें दे रहा है, हम बता सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई खुद से नहीं बोल सकता, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं बोल सकता इसका पावर ये हो जाएगा, इसका पावर ये हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे इक्वेशन, ऐसा नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा आपको, ठीक है। सेकंड क्या लिख रखा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, बी को हाफ कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन आप ए का डबल कर रहे हो, बी का हाफ कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स। व्हेन सी, जो सी है आपका, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, जब कंसंट्रेशन सी का सिर्फ अकेले आप 4 टाइम्स बढ़ा रहे हो, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 64 टाइम्स, ठीक है। नाउ आपका पूछ के रखा है, आपको पूछा है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको बोला है रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ,
एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, हमको इक्वेशन लिख देना है। सबसे पहला हमने लिखा आर, रेट ऑफ रिएक्शन, के टू द पावर एक्स हम मान लिए, बी टू द पावर वाई, सी टू द पावर जेड। ये जेड है, टू मत समझना, जेड है ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल के रखा है व्हेन वॉल्यूम इज डबल्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 8 टाइम। वॉल्यूम डबल हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है मतलब हम आर को डिवाइड कर देंगे 8 से। डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रही है, कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज करेगा। हम इसको हमने कहा था कंसंट्रेशन को डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसको हम 2 मान लेंगे। नाउ सेकंड क्या दे रखा था कंडीशन, व्हेन ए कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, बी का कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल होगी 2a, कंसंट्रेशन ऑफ बी आपकी हाफ होगी। सी के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है, मतलब सी को टच मत करो, ठीक है। कुछ नहीं बोला है मतलब कुछ नहीं टच करना है। नाउ थर्ड में बोल रखा है, कंडीशन दे रखी है थर्ड, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीजेस 4 टाइम। 4 टाइम इंक्रीज कर रही है तो आपका क्या रेट ऑफ रिएक्शन 64 टाइम हो रहा है। तो आपने इसको 64 आर लिख लिया, ठीक है, 64 आर ले लिया। उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पर के, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ सी की कंसंट्रेशन 4 गुनी बढ़ रही है, तो हमने 4 से लिख दिया। हमारे पास 1 2 3 4 इक्वेशन आ गए। अब क्या करना है आपको, 2 और 1 को आपस में सॉल्व कर लो, 3 और 1 को आपस में सॉल्व कर लो, 4 और 1 को आपस में सॉल्व कर लो, और आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे। एक्स वाई जेड की जब वैल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, यही आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और वंस आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करके आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ऑल्दो मैंने नोट्स तो पहले ही भेज दिए, आप देख के भी कर सकते हो, बट आप एक बार ट्राई जरूर करना खुद से करने का, इसको समझ के ट्राई करना खुद से करने का, ठीक है। सो हम अब डिस्कस नहीं करते हैं, ये आगे यहीं पे छोड़ देते हैं, आप खुद से डिस्क्राइब करना और आज का रिजल्ट बताना। नाउ देर आर सम पॉइंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो हमारा एन है, एन, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड होते हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। तो क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद द ऑर्डर। मतलब स्टोकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो एक स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। दीज स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद द ऑर्डर, मतलब ये कभी भी डिटरमाइन नहीं करेंगे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का अगर आपको बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई आप स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के लिख रहे हो तो आप यहाँ पे 2 लिख देते, बट एक्सपेरिमेंट किया था लोगों ने और इससे पता चला इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, के N2O5 टू द पावर 1। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते तो यहाँ पे 2 लिख देते, पर हमें कभी भी जब भी हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद द ऑर्डर, कुछ भी नहीं काम करता, कुछ रिएक्शन में काम करता है, वो हम बताएंगे। सेकेंड, इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट। मतलब हमने अभी तक जो भी पढ़ा रेट लॉ एक्सप्रेशन में, कंसंट्रेशन किसका पढ़ा हमने, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ही लिखते हैं हम, ठीक है ना। बट देयर आर सम केसेस जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की तो पता चला कि कंसंट्रेशन जो आपका रेट लॉ, कभी कभी कुछ रेयर केसेस में इसका कंसंट्रेशन आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि ये इक्वेशन था, ओजोन आपका कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन बना रहा था, जब 2O3 कन्वर्ट करके ये 3O में रहा था, तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन था ये KO3 2O2 -1 इस पे डिपेंड करता है। देखो आपका कंसंट्रेशन जो N है आपका ऑर्डर रिएक्शन, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन आया था, और ये जो टर्म है ये आपका प्रोडक्ट में है, तो इससे हमको क्या पता चला कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका प्रोडक्ट में के टर्म्स में भी हम कभी कभी लिख सकते हैं, प्रेजेंट हो सकता है। मतलब आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट हो सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इन रेट लॉ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट में बी एब्सेंट। मतलब रेट लॉ जब हम लिखते हैं तो कंसंट्रेशन, जितने भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, उनमें से कुछ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन मिसिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका देख लो, क्या या तो उसको आप बोल दो ऑक्सीडेशन ऑफ CO2, ये CO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो। ये रिएक्शन वेरी नोन रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को जब किया एक्सपेरिमेंटली, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो आपको पता चला ROR इज इक्वल टू K NO टू द पावर 2 एंड CO टू द पावर 0। 0 का मतलब क्या हुआ, 1, मतलब कि डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, कुछ CO कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यही बोल के रखा है, कुछ रेट लॉ इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म, जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है
ऑफ सम रिएक्टेंट, कुछ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म एब्सेंट भी हो सकते हैं रेट लॉ में। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। नाउ दी फोर्थ पॉइंट, मतलब उसका हमको मतलब जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ा उसका जो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि ये वाला चीज तो एब्सेंट ही है, आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो एब्सेंट है, मतलब ये वाले टर्म ही आपकी सिर्फ इक्वेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, द फोर्थ पॉइंट इज इन रेट लॉ में क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटलिस्ट में बी प्रेजेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ कैटलिस्ट में बी प्रेजेंट। अब नाउ यू पीपल आर थिंकिंग व्हाट इज कैटलिस्ट, मैंने बताया था उसी दिन लास्ट क्लास में कैटलिस्ट क्या होता है, दे आर द सब्सटेंस दैट कैन एनहांस द रिएक्शन। आगे चल के आप नेगेटिव कैटलिस्ट भी पढ़ोगे तब हम बता देंगे कि वो नेगेटिवली कैसे अफेक्ट करता है। फिलहाल के लिए अब जान लो कि कैटलिस्ट इज समथिंग दैट एनहांस द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमने आपको ये एग्जाम्पल पहले भी दिया था, ये जब एक रिएक्शन हुआ SO2 + O2 नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट था, यहाँ पे दिया गया कैटलिस्ट था, ये 2SO3 बनाया, तो हमको पता चला यहाँ पे जो कैटलिस्ट है ये आपका NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन निकला ये KO2⁴NO। सो हमें देखा जब तो ये तो आपका कैटलिस्ट था, इसके ऊपर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। मींस क्या है, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट लॉ में आपका होता है, सबसे पहले चीज तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी काम नहीं करते आपके, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए, नथिंग टू डू विद ऑर्डर। नंबर 2 इज व्हाट, रेट लॉ में आपके प्रोडक्ट का टर्म भी प्रेजेंट हो सकता है। नंबर 3 आपका रिएक्टेंट का, कुछ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन एब्सेंट भी हो सकते हैं। नंबर 4 जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपका जो कंसंट्रेशन है, टर्म्स है, कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकती है, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड द सिंपल एंड एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, सिंपल और एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंपल और आप कह सकते हो एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन बोल सकते हो। तो ये होते क्या है, द रिएक्शन दैट कैन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाए उनको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। दैट स्टेप विल बी, जब एक रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। आप आगे और पढ़ोगे, जब हम आगे और काइनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। तो जब एक सिंगल स्टेप रिएक्शन देख रहे हो तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप तो है नहीं। सो दोस रिएक्शन आर कॉल्ड, उसी रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है, एक तो हमारे सिंपल रिएक्शंस होते हैं, दूसरे हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो आपके सीरीज ऑफ स्टेप्स में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेप में होते हैं। तो जब कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में हो रहा है तो आप कैसे जानोगे कि इस सारे स्टेप में से कौन सा इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, किस स्टेप से हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जिस स्टेप से हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं वो स्टेप शुड बी द स्लो स्टेप, मीन्स we have to check which step is the slowest step, that step is called as the rate determining step। मतलब जितना ज्यादा जो स्टेप सबसे ज्यादा धीरे होगा वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये एकदम जिंदगी भर के लिए याद रख लो, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द रिएक्शन कंप्लीट्स इनटू सीरीज ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होता है। उस केस में क्या होता है, जब स्लोएस्ट स्टेप, जो उसमें से सबसे स्लो स्टेप होता है वही डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। और ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, जब कोई हम या तो सिंगल रिएक्शन ले रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन ले रहे हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले रहे हैं और उसका स्लोएस्ट स्टेप जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ले रहे हैं, उस केसेस में, पर्टिकुलरली उस केसेस में हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आपका एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वही लिखा है, द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप can be used in writing the rate of the reaction। इस केसेस में जहां पर आपका या तो एलिमेंट्री या फिर सिंपल रिएक्शन हो या फिर आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्टेप में जो आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप है जो कि रेट डिटरमाइन करता है, उस केसेस में आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को एज अ ऑर्डर लिख सकते हो जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हो, ठीक है। आई थिंक समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका ये 3a + 2b = c, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। आगे आप और डिटेल में पढ़ोगे, अगर आपको अभी कंफ्यूजन भी हो रही है तो आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2a + b आपका बना रहा है p, ठीक है, और p + a मिलके q बना रहा है, q + b मिलके आपका c बना रहा है। इनको जोड़ दोगे तो क्या होगा,
आपका ये चीज चला जाएगा तो आपका 2a, ठीक है, 2a मतलब 2a और एक ये 3a हो गया, 3a हो जाएगा, ये b 2b हो जाएगा, एंड ये c, ठीक है। मतलब जोड़ फोड़ के आपका यही आ जा रहा है, ऊपर वाला ही चीज आ जा रहा है। तो मतलब ये सिंगल स्टेप नहीं, ये कॉम्प्लेक्स स्टेप रिएक्शन है। और मैंने बोल दिया कि ये जो स्टेप है, ये वाला फर्स्ट स्टेप, ये आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। मतलब कि क्या हुआ, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। और अगर मैंने बोला इस स्टेप के लिए रेट इक्वेशन लिखो, इस स्टेप के लिए अगर रेट इक्वेशन लिखना है तो आप सिंपली यहाँ के जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, उनका पावर लिख सकते हो। ये किस चीज में वैलिड होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में किस पे वैलिड होगा, जब स्लोएस्ट स्टेप के आप बात कर रहे हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की, या फिर तो आपको बोल रखा है क्वेश्चन में ही कि आपका ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब आपका पॉसिबल है, तब आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट। यहां पर गुल्डबर्ग और वेग की थ्योरी काम करती है, ठीक है। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, के ए की पावर क्या थी आपकी, ए की पावर थी आपकी, यहां पर देखिए ए की पावर क्या थी आपकी, ए की पावर 2 थी, बी की पावर 1 थी। तो आप क्या लिखोगे, के की पावर ए की पावर 2, बी की पावर 1। If we add up all the reactions, then we'll get what? We'll get this only, जो मैंने आपको बताया। इनको हम सबको ऐड करेंगे तो हमको 3a plus 2b plus c मिल रहा है। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से भी आपको मिलता वही है, बट वो सीरीज ऑफ स्टेप्स में होते हैं। सो क्या लिखा है, सो फॉर द स्लोएस्ट स्टेप वी कैन यूज, क्या यूज कर सकते हैं हम स्लोएस्ट स्टेप के लिए गुल्डबर्ग और वेग का लॉ ऑफ मास एक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो वैलिड रहेगा। बट स्लोएस्ट स्टेप और दी एलिमेंट्री, जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप के लिए यूज कर सकते हैं, या तो आपके एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। हैंस फॉर सिंपल एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन वी कैन यूज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर राइटिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग व्हाट, द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए ये आपका बोल के रखा है 2x + 3y 4z इफ इट इज गिवन एज सिंगल मतलब सिंपल स्टेप रिएक्शन। अगर आपको बोल के रखा है ये आपका एकदम सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन दे रखा है आपको, तो आप इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख दोगे, आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे x, यहाँ y, और x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, y का कोएफिशिएंट 3 है तो आपने 3 पुट कर दिया, ये आपका हो गया। नाउ ये थ्योरी फेल कब की, आपने अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 + I2 2HI सिंपल रिएक्शन, ये अगर आप बोल के रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया पहले से सिंपल रिएक्शन है, मतलब सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो आप कैसे लिख दोगे रेट ऑफ रिएक्शन, आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख दोगे k H⁻1 और I⁻, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सॉरी यहाँ पे भी 1 है, तो आप I⁻1 हो गया। तो अगर ये आपको क्वेश्चन में बोल के रखा था, ठीक है, तो आपने लिख दिया। बट यू नो व्हाट, जब इसी रिएक्शन का हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला ये रिएक्शन जैसे देखो, ये तो हमने I2 के केस में समझ लिया। अब ये एक और केस देखो, H2 + Cl2 आपका गिव 2HCl। इस केस में अगर हम KH2Cl2 लिख रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 1 लिख दिया। इस केस में ये गलत हो गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट किया गया था, जब ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया था, तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिला था कि H2 मतलब 0, क्लोरीन 0, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ये मिला था हमको एक्सपेरिमेंटली। सो जब भी हमारे पास कोएफिशिएंट होता है और गुल्डबर्ग की लॉ होती है, या फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमको सबसे ज्यादा ट्रस्ट एक्सपेरिमेंट पे ही करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया है लोगों ने और समझा है कॉन्सेप्ट को। सो ऑलवेज वी हैव टू कंसिडर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फर्स्ट। हेयर द गुल्डबर्ग एंड वेग लॉ मास रिएक्शन इज नॉट वैलिड, यहाँ पर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको सिंपली दे दिया है और आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी दे रखा है और बोला है कि आप बताइए ये आपके स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से तो आपका ये होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपका ये है, तो इन दोनों में से सही आप हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मानोगे। और अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली आप बोल दिया है कि ये सिंपल सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसमें आप डायरेक्टली ये इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिख सकते हो एज ऑर्डर, ठीक है। सो इन दिस क्लास विल डिस्कस टिल हियर, नेक्स्ट क्लास विल स्टडी सम मोर थिंग्स। ओके, पढ़ाई करते रहे आप लोग, थैंक यू।